हर गुजरते दिन के साथ बिहार सियासत का पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के प्रवेश के साथ बिहार के चुनावों में बंदरों का प्रवेश भी हो गया है। जी हां, अप्पू, पप्पू और टप्पू का प्रवेश हो गया है। दूसरी तरफ खेसारी को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रिया जमीन पर मिल रही है वो अप्रत्याशित है और जैसे कि मैं आपको बार बार बताता रहा हूं, उनके मुकाबले उतारा गया मनोज तिवारी, रवि किशन और अब पवन सिंह भी मैदान में आ गए हैं, मगर किसी से कुछ बात नहीं बन रही है। हर जगह सिर्फ जलने की बू आ रही है और उसके अलावा कुछ नहीं। आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपना दमखम दिखाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ताना मारते हुए कहा कि आप जो रोते रहते हैं कि भाई मुझे इसने गाली दी, उसने गाली दी, आप क्यों ना एक अपमान मंत्रालय बना दें, क्योंकि इस देश में अपनी बात रखना एक गुनाह हो चुका है। कोई अपनी बात नहीं रख सकता, कोई अपनी बात रखे तो उसे देश का अपमान बता दिया जाता है। तो क्यों ना आप एक अपमान मंत्रालय बना दिया जाए। एक एक करके तमाम मुद्दे मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं, मगर सबसे पहले रविवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खेसारी के साथ मंच पर खड़े हुए और बकौल अखिलेश यादव, ये एक अकेला सब पर भारी। अब इस बात का सबूत हमें जमीन पर लगातार मिल रहा है दोस्तों, जिस तरह की प्रतिक्रिया लगातार खेसारी को मिल रही है। सबसे बड़ी बात, जो लोग उनके सामने खड़े हो रहे हैं वो खुद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सितारे हैं। पवन सिंह ने उन पर एक बार फिर प्रहार किया है। निरहुआ, याद कीजिएगा, उन्हें यदुमुल्ला बताया था। रवि किशनवा ने उन्हें सनातन विरोधी बताया था। मगर हकीकत यह है कि खेसारी लगातार मुद्दे पर बने हुए हैं। सबसे पहले देखिए किस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक अकेला सब पर भारी। पता लग गया इस बार एक ही भारी है सबके ऊपर, वो है खेसारी। बताओ खेसारी है भारी कि नहीं भारी? बहुत सारे लोगों को परेशानी आ गई है अब तो। ये यूपी वालों के जो बहुत सारे साथी हैं, जो कभी हम लोगों के भी साथी रहे हैं, वो ऊपर से तो बीजेपी के हैं लेकिन मन से वो खेसारी जी के हैं। उन पे दबाव है किसी बात का दबाव है, इसलिए वो बाहर हैं, वरना मनी मन उनकी भी इच्छा है कि खेसारी यहां से जीत करके जाएं। और इसको लेकर लगातार प्रमाण मिल रहे हैं, जैसे कि आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। यह है खेसारी का एक सामान्य सा रोड शो। महागठबंधन के जो समर्थक हैं या खुद महागठबंधन ही बता रहा है कि जिस तरह की प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री को पटना में मिली, उससे कहीं ज्यादा खेसारी को उनके एक सामान्य रोड शो में मिल जाती है। और हाथ कंगन को आरसी क्या, ये जो तस्वीरें हैं उसका प्रमाण हैं। और यही वजह है कि रोज किसी न किसी को मैदान में उतारा जाता है। इस बार मैदान में उतारा गया है पवन सिंह को। पवन सिंह ने उन पर करारा हमला किया है। सुना जाए। कभी बोलता है कि हमको किसी ने नहीं बनाया है। अभी चुनावी माहौल में यही बोली निकल रहा है कि हमको किसी ने नहीं बनाया है। और कभी बोलता है कि हमको दिनेश लाल यादव निरहुआ ने बनाया है। कभी बोलता है कि हमको पावर स्टार पवन भैया ने बनाया है। तो बाबू भाई, किसी भी इंसान को एक पानी पे रहना चाहिए। कभी शिकायत, कभी बड़ाई, कभी अंड, कभी बंड, ये क्या है? किसी के साथ रहो तो दिल से रहो, दिमाग से नहीं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषा का स्तर लगातार बिगड़ता जा रहा है। बिहार की ही जमीन पर लोकसभा चुनावों के दौरान उन्होंने मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया था और अब उनके मुंह से कट्टा शब्द निकला है। जी हां, बकौल प्रधानमंत्री, आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी में कट्टा रखा था और तभी कांग्रेस जो है वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पेश होने को राजी हुई, उस डर के चलते। आज तेजस्वी सामने आए, उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी और उन्होंने कहा कि आजाद भारत के इतिहास में कई प्रधानमंत्री हुए हैं, मगर इस तरह से भाषा का स्तर किसी का नहीं बिगड़ा। सुनिए तेजस्वी किस तरह से अपनी बात रखते हैं। जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है और वैसे ही कहते हैं वैसे ही करते हैं। राहुल हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा
जो है जोड़ लगाया हो। खैर हमको इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी है। कट्टे की बात करना, गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात करना, कैसी बातें करते हैं प्रधानमंत्री। दोस्तों, आज अगर एनडीए की बात करें तो महागठबंधन पर प्रहार करने के लिए उनके पास सिर्फ इतिहास का सहारा है। वो लालू प्रसाद यादव पर लगातार हमला कर रहे हैं, बल्कि हकीकत यह है दोस्तों कि अनंत सिंह मामले ने कहीं ना कहीं उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमीन पर आकर जो मर्जी कहें, मगर हकीकत आपके सामने है। मसलन आपके सामने ये अखबार की कतरन जिसका इस्तेमाल जो है वो कांग्रेस कर रही है भाजपा पर प्रहार करने के लिए। इसका हेडलाइन देखिए, सहमति के बाद ही अनंत को गिरफ्तार किया गया। सरल शब्दों में कहा जाए दोस्तों, अखबार की एक कतरन ये कहती है कि पहले एनडीए में सहमति बनी कि अनंत सिंह को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उसके बाद अनुमति ली गई अनंत सिंह की कि क्या हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, और फिर उनको गिरफ्तार किया गया। कल्पना से भी विचित्र दोस्तों, यह साल 2025 है जब हम जी रहे हैं, और ऐसी चीजें तो फिल्मों में भी नहीं होती कि आप आरोपी से इजाजत लें उनकी गिरफ्तारी के लिए, और फिर आप जंगल राज की बात करते हैं। मैं आपको अखबार की कतरन क्या कहती है पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हालात को संभालने के लिए इधर उधर कॉल होने लगे। पहले एनडीए के बड़े नेताओं के बीच अनंत की गिरफ्तारी पर सहमति बनी, उसके बाद अनंत सिंह को राजी किया गया कि वे गिरफ्तारी दें। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा खुद टीम के साथ उनके साथ बाढ़ के बेढ़ना स्थित करगिल मार्केट में रात 11:55 पर पहुंचे। 5 मिनट में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पटना लेकर आए। इसी मुद्दे पर सुप्रिया श्रीनेत प्रहार करती हैं और क्या कहती हैं, इस पर गौर किया जाए। वो कहती हैं, बिहार में अपराधी से सहमति लेकर गिरफ्तार किया जा रहा है। शाबाश मोदी नीतीश सरकार। तथाकथित सुशासन के गुब्बारे की हवा फुस हो चुकी है। और इसी को लेकर प्रियंका गांधी प्रहार कर रही हैं। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं आपकी स्क्रीन पर। आज प्रियंका गांधी का रोड शो था और प्रियंका को भी जनता में जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है, और इसलिए भी प्रतिक्रिया मिल रही है क्योंकि शब्दों की बाजीगरी किस तरह से की जाती है और शब्दों के साथ किस तरह से खेला जाता है अपने विरोधियों पर हमला करने के लिए। प्रियंका इस बात को बखूबी जानती हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा प्रहार किया है, यह कहते हुए कि आप मुद्दों पर रुदाली करना बंद कीजिए। इस देश में मुद्दे उठाना एक गुनाह हो गया है, क्योंकि जब भी आप मुद्दा उठाते हैं तो उसे देश का अपमान बता दिया जाता है। प्रियंका की सलाह, क्यों ना आप एक अपमान मंत्रालय खोल दें। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कर्नाटका में चुनाव था, वहां गए कहने लग गए कि कर्नाटका के लोगों का अपमान किया है विपक्ष ने। बंगाल गए तो बंगाल का अपमान। यहां बिहार आते हैं तो कहते हैं कि पूरे विपक्षी दल के सारे नेता बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं। तो मैं सोच रही थी इनका भाषण सुनते हुए कि मैं एक सुझाव देना चाहती हूं प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उनका समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का जो समय है वो काम करने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। रोजगार दिलवाने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बेरोजगार हो ना तुम, बेरोजगार हो ना, पढ़े लिखे भी होगे, पढ़े लिखे हो लेकिन बेरोजगार हो। तो प्रधानमंत्री जी का जो समय है वो रोजगार दिलवाने में, विकास लाने में, बड़े बड़े उद्योगों को लगवाने में लगना चाहिए। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दें और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। क्यों? अच्छा सुझाव है पप्पू जी। एक अपमान मंत्रालय बना दें ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया। तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे? अपमान मंत्रालय बना देगा
और जब आप अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करोगे और उनको लगेगा कि देश का अपमान हो रहा है क्योंकि कोई सवाल उठा रहा है, तो अपमान मंत्रालय बुला ले आपको, है कि नहीं? और जब कोई अध्यापक या कोई महिला या कोई संविदा कर्मी अपने अधिकारों के लिए सवाल उठाए तो इनको लगता है कि देशद्रोही हो रही है, इनको लगता है कि देश का अपमान हो रहा है, तो अपमान मंत्रालय को बुला ले, अपमान मंत्रालय कार्रवाई करे, है कि नहीं? अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? और इस अपमान मंत्रालय में मेरा यह भी सुझाव है कि मेरे परिवार के बारे में जितनी इन्होंने गालियां दी और जितना उल्टा सीधा बोला उसका भी रिकॉर्ड रखा जाए। एक लाइब्रेरी पूरी बन जाएगी किताबों की, भर देंगे उनको। प्रियंका वहां नहीं रुकती हैं, बिल्कुल अपने भाई की तरह वो बताती हैं आम और खास का फर्क। वो बताती हैं कि बिहार के अंदर अडानी को 1 रुपए में जमीन दे दी गई थी और आम इंसान के साथ क्या किया जा रहा है सब जानते हैं। जितने भी वो बड़े बड़े उद्योग थे सब मोदी जी ने अपने बड़े बड़े दोस्तों को, उद्योगपतियों को दे दिए हैं। यहाँ के हवाई अड्डे आप देखिए, अभी तो एक ये बात निकली कि उनके जो बड़े मित्र हैं, बड़े उद्योगपति अडानी जी, उनको 1 रुपए पर एकड़ के दाम में बिहार की जमीन दे दी, हजारों एकड़ जमीन दे दी 1 रुपए के दाम में। और अगर आप जाते खरीदने वो जमीन, कितने की बिकती? आपको लोन लेना पड़ता, आपको कहीं से पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं उसी जमीन के लिए जो मुफ्त में इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही है। आप लोन लेते हो, आपका लोन कभी माफ नहीं होता। 20 सालों में कब माफ हुए आपके लोन? कभी नहीं। आपको पढ़ाने के लिए आपके माँ बाप कितने संघर्ष करते हैं, कैसे पैसे इकट्ठे करते हैं, आप जानते होंगे। आपके लोन माफ नहीं होते, लेकिन अडानी जी, अंबानी जी, उनके हजारों करोड़ रुपयों के, हजारों लाख करोड़ रुपयों के लोन माफ हुए हैं। इतनी बड़ी रकम है कि मैं भूल जाती हूं कि लाख करोड़ है कि कितना है। प्रियंका गांधी के बयानों में पलायन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वो पिछले 20 सालों के इतिहास को खंगाल रही हैं जब से नीतीश कुमार राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। और वो कह रही हैं कि पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तेजस्वी भी लगातार अपने भाषणों में कह रहे हैं कि अगर हम जीत गए तो हम पलायन पर रोक लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। सुनिए पलायन के मुद्दे पर किस तरह से प्रहार करती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा। यहां से कितने लोग पलायन करके बड़े बड़े शहर में जाते हैं? हाथ उठाओ। किसी को बिहार में रोजगार मिल रहा है? मैंने आपके अतीत की बात की कि कैसे आपने संघर्ष करवाया, कैसे आपने इस देश की नींव डाली, लेकिन मैं ये भी बता देती हूं, आज भी इस देश की नींव बनाने वाले आप हैं। आज भी इस देश का निर्माण करने वाले आप हैं। केरल से लेके कन्याकुमारी तक बिहार का युवा जाता है नौकरी ढूंढने के लिए और मेहनत से, ईमानदारी से, अपने खून पसीने से इस देश को बनाता है। आपको बाहर जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है, क्योंकि यहां आपको कुछ मिल नहीं रहा है। अपने परिवारों को छोड़कर एक छोटे से कमरे में किसी बड़े शहर में जहां कोई अपना नहीं है, वहां 4-5 और युवाओं के साथ आपको रहना पड़ता है। दिन रात संघर्ष करते हो, कोई टाइमिंग नहीं, कोई ठीक तरह से आपको वेतन नहीं दे रहा है, कोई अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा है, फिर भी आप करते हो। फिर भी आप अपने परिवारों को सिर्फ त्योहारों के समय जब छुट्टी मिलती है तब मिलते हो, तब घर आ पाते हो। यहाँ खेती करते थे, खेती से कमाई होती थी, आज खेती से कमाई नहीं है। आज खेती करो, धूप में संघर्ष करो, सब कुछ महंगा हो गया है, सारा खेती का सामान महंगा है, उपज का दाम नहीं मिलता है, समर्थन मूल्य नहीं मिलता, न्यूनतम समर्थन मूल्य। खेती करते हो, कुछ मिलता ही नहीं है, कमा नहीं पाते। और उधर जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं, जिससे पहले नौकरियां मिलती थी, जिसमें लोग मरते थे उन नौकरियों के लिए, सब लोग चाहते थे कि हमें सरकारी रोजगार चाहिए। क्यों?
यहाँ बुजुर्ग बैठे बताएंगे, क्योंकि उससे सुरक्षा मिलती थी, पेंशन मिलता था, ऐसे लगता था कि अब नौकरी लग गई है, जीवन भर हम ठीक होंगे, हमें अब चिंता की जरूरत नहीं होगी। आज की परिस्थिति क्या है बहनों और भाइयों? प्रियंका गांधी वाड्रा इस बात को भी जानती हैं कि जो 10,000 रुपए जारी किए गए हैं, यानी कि औरतों के खातों में जो 10,000 रुपए जा रहे हैं, वो भाजपा गठबंधन का तुरुप का पत्ता है और ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है। मगर यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा एक सवाल पूछती हैं कि इतने दिनों से 10,000 रुपए कहां थे? अब जाकर, वो भी चुनावी मौसम में, आपको यह बात याद आई है। और जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, ये मुद्दा मैं अपने मंच पर भी उठाता रहा हूं कि किस तरह से आचार संहिता जारी होती है 6 अक्टूबर को, और उसके बाद ये 10,000 रुपए जो है औरतों के खातों में जाते हैं। सबसे बड़ी विडंबना और हैरत में डाल देने वाली बात कि 2 चरणों के जो चुनाव हो रहे हैं, उसके बीचों बीच 10,000 रुपए डाले जाएंगे। आलोचक इसे रिश्वत बता रहे हैं। सुनिए प्रियंका क्या कहती हैं। ये 10,000 रुपए जो आज दिए जा रहे हैं, 20 सालों के लिए कहां थे? आपको 20 साल क्यों इंतजार करना पड़ा इसके लिए? आपका मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? चुनाव के 1 हफ्ते पहले ये ऐलान करते हैं कि 10,000 रुपए देंगे, और अब बांटना शुरू। तो ये पैसे कहां थे इससे पहले? क्या इससे पहले महिला संघर्ष नहीं कर रही थी? क्या इससे पहले महिला भूखी नहीं सो रही थी? क्या इससे पहले महिलाओं पे अपराध नहीं हो रहा था? 20 सालों से आप सरकार में हैं, आज सूझा है आपको ये? इसका मतलब क्या है बहनों? समझ लो अच्छी तरह। आपकी कोई सहेली है जिसका पति पीता है? रोज घर आके मारता होगा। तो रोज घर आके अगर मारता है और एक दिन अचानक कहने लगा कि लो, मैं तुम्हारे लिए एक महल बनाने वाला हूं, अब मैं तुमको बहुत अच्छी तरह रखूंगा, मैं कभी तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं हमेशा तुमसे अच्छी तरह बात करूंगा, तो तुम क्या कहोगी अपनी सहेली को? इसकी बातों में मत पड़ो बहन, यही कहोगी ना? कहोगी इसकी बातों में मत पड़ो बहन, जो ये रोज करता है उसको देखो, आज कह रहा है कल फिर से पीटेगा, यही कहोगी ना? यही कहोगी ना? क्योंकि महिलाएं जो हैं नियत को पहचानना जानती हैं। मैं भी महिला हूं, मैं जानती हूं, नियत को पहचानना जानते हैं हम जानते हैं कि कौन करता है हमारे लिए और कौन नहीं करता। हम जानते हैं कि 20 सालों से हम भटक रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, और चुनाव के 1 हफ्ते पहले आपने 10,000 रुपए देना शुरू कर दिया। बहनों, 10,000 रुपए ले लो, लेकिन अपना वोट मत दो। इस बीच मैदान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उतर गए। जी हां, वो अपना पुराना राग अलाप रहे थे, वो राग जो थोड़ा बेसुरा हो गया है, यानी कि बटेंगे तो कटेंगे। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी जानते हैं कि इस नारे की हवा पूरी तरह से निकल चुकी है। सुनिए। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह केवल और केवल तभी होगा जब एनडीए विजयी होगा। एनडीए विजयी होगा, बिहार विजयी होगा। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा, और इसके लिए बहन और भाइयों, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे। और वो वहां नहीं रुकते, उन्हें बंदरों की याद आती है, महात्मा गांधी के 3 बंदरों की। चलिए किसी बहाने तो महात्मा गांधी को याद किया, क्योंकि आप तो जानते हैं कि भारतीय राजनीति में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो गोडसे भक्त है, और यहां पर उन्हें 3 बंदरों की याद आई, अप्पू, पप्पू और टप्पू। देखिए किस तरह से तंज कसते हैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर
पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे, उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता राहुल जी जब भी कहीं जाते हैं भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत को अपमानित करते हैं, विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित करते हैं। अब जाहिर सी बात है कांग्रेस पीछे कैसे हटने वाली थी। कांग्रेस के नेता पवन खेरा कहते हैं कि ये भगवान हनुमान का अपमान है। और वैसे देखा जाए दोस्तों, अगर इस तरह का बयान विपक्ष के किसी नेता ने दिया होता तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं उस पर प्राइम टाइम डिबेट हो रहे होते। सुनिए पवन खेरा क्या कह रहे हैं। तो हनुमान जी का अपमान कर रहे हैं, योगी हैं। सोचिए योगी हनुमान जी का अपमान करे, अब इसमें क्या ही बोलें। जनता देख रही है, जनता सुन रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अघोषित मुख्यमंत्री पद के दावेदार सम्राट चौधरी भी रोज उग्र हो रहे हैं। अब यह कहा जा सकता है दोस्तों कि पूरे गठबंधन की तरफ से अगर किसी की आवाज सबसे ज्यादा सुनाई दे रही है तो वो है सम्राट चौधरी। क्योंकि आपको याद होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक रैली में क्या कहा था कि सम्राट चौधरी को जिताइए क्योंकि हम इन्हें एक बहुत बड़ा रोल देने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के तौर पर ग्रूम किया जा रहा है। क्योंकि जब ललन सिंह से, जो कि जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, उनसे सवाल पूछा गया कि भाई क्या नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे, तब उनका जवाब उन्होंने क्या दिया। तब उन्होंने ये नहीं कहा कि हां नीतीश कुमार रहेंगे, उन्होंने कहा कि विधायक ये फैसला करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जबकि मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि संजय झा और उपेंद्र कुशवाहा ने एक चुनावी सभा में कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। अब ललन सिंह का यह बयान खासा मायने रखता है। इसीलिए अब यह माना जा रहा है कि अगर गठबंधन जीत जाता है, यानी कि अगर एनडीए जीत जाता है, तो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की जो संभावना है वो प्रखर होती जा रही है। सुनिए सम्राट चौधरी ने क्या कहा। एकदम फैक्ट्री लगा भी रहे, इनको टीन का चश्मा हटाना चाहिए लालू जी के परिवार को। यहाँ 13 इथेनॉल फैक्ट्री भी लगे हैं। देश में सबसे ज्यादा बॉटलिंग प्लांट का पूरी व्यवस्था बिहार में हुआ। कोको कोला यहाँ है, पेप्सी यहाँ है। लेकिन लालू जी जिस तरह टॉर्चर करके कांग्रेस से बेटे को मुख्यमंत्री घोषित कराए, ये जनता न तय करेगी। बेटा मुख्यमंत्री का ओथ का दिन घोषित कर रहा है, ये जनता तय करेगी तब ना कोई ओथ लेगा। जनता को तय करने दिए, जनता मालिक है। वो लोकतंत्र में राजतंत्र नहीं चलता। और मोदी जी का जनता का प्यार समझिए। अब राहुल गांधी परिवार को भी कभी जिलेबी छांकना पड़ता है और कभी मछली पकड़ना पड़ता है। इस बीच चुनावों को हिंदू मुस्लिम करने की कोशिशें भी लगातार शुरू हो गई हैं। जी हां, और इसमें असदुद्दीन ओवैसी एक बहुत अहम किरदार निभा रहे हैं। यहां पर असदुद्दीन ओवैसी तेजस्वी यादव पर 2 मुद्दों को लेकर प्रहार कर रहे हैं। पहले एक इंटरव्यू में उनसे यह पूछा गया था कि आप ओवैसी के साथ गठबंधन क्यों नहीं करते, तो इसके जवाब में तेजस्वी ने कहा था कि मैं किसी एक्सट्रीमिस्ट या चरमपंथी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहता। जाहिर सी बात है उन्होंने ओवैसी पर प्रहार किया था। अब ओवैसी इस पर पूरी तरह से बिगड़ गए हैं। वो इसे हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या तुम एक टोपी पहनने वाले का अपमान कर रहे हो। और बात वहां नहीं रुकती। किसी ने शायद तेजस्वी यादव से आई लव मोहम्मद मामले पर सवाल पूछा था, जिसका जवाब तेजस्वी ने नहीं दिया। और वो बात समझी जा सकती है। क्यों?
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, उसका प्रचार तंत्र, उसके समर्थक चाहते हैं कि इन्हीं मुद्दों में महागठबंधन उलझ कर रह जाए। और तेजस्वी का क्या फोकस है? तेजस्वी का यह फोकस है कि हम बांटने वाले मुद्दों पर बात करने के बजाय नौकरी की बात करें, महंगाई की बात करें, पलायन की बात करें। वो लगातार मुद्दे पर बने हुए हैं, मगर चाहे भाजपा हो या ओवैसी, उन्हें इस मैदान में लाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम किया जाए। अब सुनिए वारिस पठान, जो कि AIMIM यानी ओवैसी के पार्टी के नेता हैं, वो किस तरह से मामले को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अरे तुम वो हो तेजस्वी जिसने जब हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई तो अल्फाज नहीं कहा उनकी शान में, मोहब्बत में। आपने कहा नहीं मैं चुनाव में हूं। अरे तो चुनाव में तो पूरा बिहार है। आपके मुंह से जब हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के लिए अल्फाज नहीं निकला तो तेजस्वी तुम मेरे हुजूर की उम्मत के लिए क्या करोगे बताओ, ये मेरा सवाल है पूरी बिहार की जनता। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, वारिस पठान और ओवैसी, इन दोनों के बयानों से स्पष्ट हो जाता है कि ये दोनों किसके लिए फील्डिंग कर रहे हैं, यानी किसके लिए खेल रहे हैं। हकीकत यह है कि इस बयान के साथ ओवैसी ने साबित कर दिया है, और भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही साबित कर चुकी है कि वो माहौल को या माहौल का ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन करने की कोशिश कर रही है। महागठबंधन में चाहे जितने भी विरोधाभास हों, मगर अब तक जो उन्होंने चुनाव लड़ा है ना, उसकी तारीफ की जानी चाहिए कि माहौल का ध्रुवीकरण नहीं हुआ। वो विवादास्पद मुद्दों से बचते रहे। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों के मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं, उन पर फोकस किया जाए। वारिस पठान और ओवैसी आई लव मोहम्मद वाले मुद्दे का जिक्र करके कहीं ना कहीं माहौल को भड़काना चाहते हैं, मुद्दों को भटकाना चाहते हैं, और तेजस्वी इसमें फंसने वाले नहीं हैं। उनकी कोशिश है कि फंसने वाले नहीं है। यह तो जनता को फैसला करना पड़ेगा दोस्तों कि ओवैसी, वारिस पठान सही मायने में इस तरह के बयानात देके किसकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये पब्लिक है बाबू, पब्लिक सब जानती है, सब पहचानती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।